हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको किसी भी प्रकार का कूपन या फिर पैकेज खरीदने जैसी कोई भी बात नहीं है। स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ये कि इसके पहले हमने सारी कॉन्सेप्ट वीडियोस देख ली है और हमने क्या देखा है भाई, हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखे हैं, वन शॉट रिवीजन देखा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे हैं। अब बारी आती है किसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर उससे पहले हम देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन। और कैसे देखेंगे भाई, तो देखो इस तरीके से देखेंगे। मतलब ये कि जल्दी से इस पूरे चैप्टर में जो भी दिया हुआ है उसको हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें कॉन्सेप्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसका समीकरण कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित कैसे करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जब भी क्या होता है, कुछ तत्व और यौगिक आपस में मिलते हैं, तो तत्वों के और यौगिक के मिलने से कुछ नए प्रकार के तत्व और यौगिकों का निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें एक तरफ होते हैं अभिकारक जो मिलकर निर्माण करते हैं आपके उत्पादों का। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद और कौन सी चीज है भाई, तो जब आपने रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखा तो वो हो गया आपका रासायनिक समीकरण। पर क्या होता है, कभी कभी जो रासायनिक समीकरण हमें मिलता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा सही तरीके से बैलेंस नहीं होता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, जिसको भी आपको बताया गया था टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस में। चलिए, तो ये 3 चीजें देख ली थी हमने स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने और क्या 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 देखा, तो देख लो। हमने देखा भाई कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं ये कौन से हैं, तो ध्यान से देखिए। एक तो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने सीखा था। अच्छा, हमने एक और चीज देखी थी, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई है, रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन मतलब क्या, अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, उपचयन। बात समझ में आ गई। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है भाई, अपचयन है और उपचयन का एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और कौन सी चीजों को हमने देखा था, तो हमने ये जाना था कि यदि लोहे में जंग लगेगा तो इसके पीछे की कहानी क्या है, यानी कि आपका संक्षारण। तो हमने देखा था कि संक्षारण क्या होता है, लोहे में कैसे किस तरीके से जंग लगता है, तांबा किस तरीके से हरा हो जाता है और चांदी जो है वो किस तरीके से उसमें कालापन आ जाता है। साथ में हमने ये चीज देखी थी कि जो विकृत गंधिता होती है, यानी कि ये कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपनी जो गंध होती है और स्वाद होता है उसका हनन कर देते हैं, उसका क्षरण कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्लियर। और कौन सी चीज देखी थी, तो हमने देखा था स्टूडेंट्स 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए, इस पूरे यूनिवर्स में जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो वहां पर 2 चीजें हो सकती है, या तो ऊष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है, या फिर ऊर्जा या ऊष्मा आप उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हम देते हैं उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए अभिक्रियाओं के प्रकार देख लिए। और क्या देखा हमने, तो हमने एक और चीज देखी थी जिसको हम कहते हैं अवक्षेपण। अब यह अवक्षेपण क्या होता है, तो याद करिए, जो थोड़ा मटमैला प्रकार का पानी होता है उसको साफ करने के लिए आप उसमें फिट कर ही घुमाते हैं। तो इससे होता क्या है कि उसकी जो गंदगी होती है, जो भी मैल होता है, वो एक जगह पर एक प्रक्षेप पे बना लेता है, ठीक है। तो एक अवक्षेप बना लेता है, प्रक्षेप नहीं, अवक्षेप बना लेता है। और अवक्षेप जो है वो उस बर्तन के या फिर मटके की तलहटी में बैठ जाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण। तो ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। सवाल जितने भी हम लगाने वाले हैं उसको स्टार्ट करने से पहले ये सब कुछ मैंने आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग के अंदर थोड़ा थोड़ा फिट कर दिया, जिससे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए और देखते हैं भाई, कुछ और है क्या पिटारे में, तो कुछ और है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब देखिए कितने प्रकार अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो उसको थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें आप 2 या उससे ज्यादा अभिकारक को मिलाओगे और आपको मिलेगा सिर्फ एक उत्पाद।
संयोजन में आपको सिर्फ एक उत्पाद मिलेगा। जैसे यहां पर देखो A धन B बराबर क्या दिया आपको P, C दिया। वियोजन अभिक्रिया जो होगी स्टूडेंट्स वो इसकी जस्ट ऑपोजिट होगी, जहां पर क्या होगा कि एक आपका अभिकारक होगा और वो दो या दो से ज्यादा उत्पादों में क्या होगा, टूट जाएगा या फिर विघटित हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। कुछ इसी तरीके से विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, तो भाई विस्थापन अभिक्रिया किसके बीच में होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको एक तरफ एक यौगिक चाहिए और दूसरी तरफ आपको एक तत्व चाहिए, एक ऐसा तत्व जो कि यौगिक में मौजूद तत्व से ज्यादा क्रियाशील है। तो वो क्या करेगा, जो यौगिक में मौजूद आपका कम क्रियाशील तत्व है उसको ये वाला जो तत्व है वो क्या करेगा भाई, उसको विस्थापित कर देगा। बात समझ में आ रही है, उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। पर यदि ये विस्थापन अभिक्रिया दो बार हो रही है दो यौगिकों के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। तो ये उसके एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, और क्या देखा था हमने ये देखा था कि अपचयन और उपचयन क्या होते हैं, तो जल्दी से इसको हम सीख लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो, उपचयन क्या होता है, ऐसी कोई भी अभिक्रिया है स्टूडेंट जिसमें ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं उपचयन। ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो उसको भी उपचयन बोलते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जैसे कि ये, ध्यान से देखिए, आपका Na जो है वो है Na+ और किस में परिवर्तित हो गया अभी, E- में। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा, तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते पहुंचा आपके क्लोरीन के पास में और उसने उसे ऋण आवेशित में जो है परिवर्तित कर दिया। बात समझ में आई। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल रहा है तो उपचयन, इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण हो रहा है तो अपचयन। मतलब कि जो चीजें उपचयन में होगी अपचयन में उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट रखनी है स्टूडेंट। चलिए, एक और परिभाषा इसकी है उपचयन की कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अपचयन में क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। सवाल पैदा होता है कि सर ये ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आप याद करिए, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आपको बढ़िया तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर और उसके बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो समझाए थे। मैंने ये भी बताया था कि जो ऑक्सीकरण संख्या है उसका लेना देना संयोजकता के साथ में है, आबंधों की संख्या के साथ में है और आवेश के साथ में है। तो यदि आपने वो चीज नहीं देखी है तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो पर जाकर उस चीज को बढ़िया तरीके से देख लीजिए। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी अभिक्रिया में यदि अपचयन हो रहा है तो जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। कंफ्यूजन ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट। जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा और जिसका उपचयन हो रहा है वो अवकारक कहलाएगा। तो ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अवकारक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कहानी समझ में आ गई। चलिए, तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। देखो, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें मिलेगी वहां पर बहुत सारी हेल्प। अच्छा, और क्या है भाई, तो और है हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब ये कि कुछ अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। अब यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना चाहते हैं तो आप अपने आप टूटने वाला तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें देंगे ऊष्मा। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे स्टूडेंट्स, वो परिवर्तित हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO में, और साथ में मिलेगी आपको CO2 गैस। कुछ इसी तरीके से आप यदि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या होगा, ये एक प्रकार का दहन है। अब कार्बन क्या है भाई, कोयला है। कोयले ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो आपको मिला CO2 और बहुत सारी क्या मिली, ऊष्मा मिली। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर आती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा हमें देनी होती है तो हम इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या ये कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। चलो, इसको भी बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लो। और हम चल रहे हैं किस चीज की तरफ, भाई बहुत सारे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए, क्या कहते हो, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। रिडक्शन समझ लिया, ऑक्सीडेशन समझ लिया, सारी चीजें जो हैं अपने दिमाग के अंदर फिट कर ली स्टूडेंट्स। चलिए, तो बस इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी, बात समझ में आती रहेगी, है ना। चलो, बढ़िया से नोट कर लिया। ठीक,
क्या कहते हो, इसको भी नोट कर लिया? ठीक है, चलो हो गया, कॉन्सेप्ट सारे देख लिए। यदि नहीं देखे हैं तो वन शॉट रिवीजन वाले वीडियोस पहले से ही उपलब्ध हैं। इसी तरीके से हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट के सेपरेट वीडियोस भी पहले से उपलब्ध हैं, आप पहले वो देख लें, जिससे ये सवाल जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं इनको सॉल्व करने में हमें आएगा बहुत ज्यादा मजा और कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर होगा। बात समझ में आ गई? चलो देखो, पहले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है भाई CAO क्या होता है। तो देखिए CAO क्या होता है, CAO क्या है, तो ये चूना है। बेसिकली CAO क्या है, चूना है। चूना पत्थर जो है उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चूना पत्थर जो है वो ये है, CaCO3 है, पर सामान्यतः आप इसको चूना या फिर चूना पत्थर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या है, चूना है, बट सामान्यतः इसको चूना पत्थर लिखा जा सकता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है भाई, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी कहानी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, है ना। ध्यान से इसको नोट कर लो। चलो अब क्या कहते हो, अगले सवाल में हमसे पूछा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, तो ये होगा आपका NaHCO3। और पूछा गया है एंटासिड का मुख्य संघटक क्यों है भाई। तो सवाल पैदा होता है कि एंटासिड क्या होते हैं, तो एसिड्स क्या होते हैं, तो भाई ये क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्षार क्या होते हैं भाई, जो एसिडिटी दूर करते हैं, एसिडिटी या फिर अम्लीयता जो है उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। एसिडिटी या अम्लीयता को दूर करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एंटासिड। बात समझ में आ गई? आपने सुना होगा कोई एक चीज होती है जो एसिडिटी का अंत करती है, 6 सेकंड में मुझे बताइएगा वो कौन सी चीज है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो एंटासिड का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है। देखो परेशान नहीं होना है, एक ही बात है स्टूडेंट्स, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही चीज होती है दोनों, और दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, तो क्या है भाई एंटासिड का मुख्य संघटक क्यों है, तो देख लेते हैं। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। ओके, बिल्कुल सही बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को उदासीन कर देता है, यह एसिड को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब याद करो, जब हम बहुत ज्यादा तेल वाला भोजन करते हैं तो उस समय क्या होती है, फिर एसिडिटी बनने लगती है। तो आपने देखा होगा कि लोग जो है खाना खाने के बाद पान खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई, क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई है। अब पान जो है उसके अंदर होता है चूना, और वो क्या बनाता है, चूने का पानी, जो कि क्षारीय है। तो क्षार क्या होता है, जो अम्ल होता है उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, ध्यान से देखो। तो अब मैंने कहा भाई HCl है, और HCl को मैंने मिलाया NaOH के साथ में। तो HCl क्या है, तो HCl है आपका अम्ल, और NaOH क्या है, तो ये आपका क्षार है। तो आपको मिला H2O, और साथ में क्या मिला भाई, NaCl मिला। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अम्ल, ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। ठीक है, यहां पर आ गया आपका जल क्योंकि उदासीन हुआ है, और साथ में आपको मिला लवण यानी कि नमक। चलिए कहानी क्लियर है, तो कहानी बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल जो है वो क्षार के साथ मिलकर उसको उदासीन कर देता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, लवण और जल में, ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। कुछ ऐसा ही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, क्योंकि यह एक क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को क्या कर देगा भाई, उदासीन कर देगा। तो एसिड को यदि उदासीन कर देगा तो एसिड या अम्ल की जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम यदि हमारे संदर्भ में समझें तो जब एसिडिटी या अम्लीय मात्रा हमारे पेट में कम हो जाएगी तो जो डकार है वो कैसी होगी भाई, वो कम आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये थी एक बेसिक कहानी, इसको बढ़िया तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ, है ना। ध्यान से देखो।
स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से नोट कर लो और हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब पूछा गया भाई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। भाई सीधी सी बात है, किसी भी अभिक्रिया में किसी भी अवस्था के जो पदार्थ होंगे, अभिकारक होंगे या फिर उत्पाद होंगे, वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ठोस, द्रव, गैस और क्या है, जलीय विलयन है। तो क्या है, आपने सुना होगा एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन कहां से बना, तो भाई एक्वा से बना। और एक्वा जो है उसका मतलब क्या होता है, तो वो जल होता है। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा CaO जो है वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, पर इसी तरीके से आपका जो HCl है वो किस अवस्था में होता है, भी द्रव अवस्था में होता है। कुछ और चीजें हैं जैसे कि CO2, तो वो किस में पाया जाएगा, सामान्यतः आपकी गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। पर क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हम कहते हैं NaCl का विलयन, NaCl का जलीय विलयन। तो हमने कहा NaCl का जलीय विलयन, विलयन, विलयन। तो अब NaCl का जलीय विलयन क्या होगा, तो ध्यान से देखो, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा NaCl और आगे क्या आ जाएगा भाई, एक्वस आ जाएगा। तो बेसिकली आपके ये जो S हो गया, L हो गया, G हो गया या फिर AQ हो गया, ये किस चीज को दर्शाएगा स्टूडेंट्स, ये दर्शाएगा आपकी जो उसकी भौतिक अवस्था है उसको। बात समझ में आ गई। तो वही लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है। एक और है जिसको आपकी कक्षा में शामिल नहीं किया गया है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये बस मैं बता रहा हूं, आप इसको सिर्फ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि एक अवस्था और है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अब पिटारे में से कौन सा क्वेश्चन निकलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो। पूछा गया है क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन है मतलब किस चीज से मिलकर बना हुआ है भाई, तो मैग्नीशियम से बना हुआ है। किसकी उपस्थिति में जलाया जा रहा है, वायु की। अब वायु में कौन सी चीज होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है और भी छोटी मोटी गैसें होती है। बट सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और थोड़ी सी बिल्कुल पाई जाती है आर्गन। अब देखो, किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की। तो जब कभी ये कहा जाए कि वायु के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो अंदर की कहानी यह है कि वायु के साथ अभिक्रिया नहीं हो रही है, उसके एक अपघटक के साथ अभिक्रिया हो रही है और उस अपघटक को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या होता है, देख लेते हैं। तो ये रहा मैग्नीशियम, पड़ोस में पाया गया ऑक्सीजन, दोनों को हमने मिलाया और हमें मिला MgO। हमने क्या किया, तो भाई यहां पर 2 लगा दिया और यहां पर हमने 2 लगा दिया। क्यों लगा दिया वो भी एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि इसके पहले इस अभिक्रिया की जो हमने रासायनिक समीकरण लिखा था वो कैसा था, वो असंतुलित था। और जब हमने 2 लगा दिया तो वो क्या हो गया भाई, संतुलित हो गया। अब संतुलित होने का मतलब क्या है, संतुलित मतलब होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके जो अभिकारक होंगे उस तरफ अभिकारक अभिकारक अभिकारक, ठीक है, और जो आपके उत्पाद होंगे उस तरफ कुल अणुओं की जो संख्या है, किसी भी परमाणु की कुल परमाणुओं की जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। दोनों ही तरफ, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ जो कुल परमाणुओं की संख्या है किसी भी तत्व की, वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। चलिए, तो क्या बनाएगा, यह सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये सफेद रंग का क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो आपको MgO मिल रहा है यही आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। चलिए, तो इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज है कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा और जल्दी से उसका आंसर दे दिया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे ये होगा कि चैप्टर का जो रिवीजन है क्वेश्चंस के बहाने साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ना है। मैग्नीशियम की बात हो गई, चलो आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है भाई, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, क्या है, क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब दो अभिकारक मिलते हैं तो जो उत्पाद मिलता है उसके साथ हमें और क्या मिलती है स्टूडेंट्स? ऊष्मा मिलती है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर होती है या किसी और प्रकार की ऊर्जा बाहर होती है उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो बोला गया है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो ठीक है, देख लेते हैं। देखो, श्वसन क्रिया क्या होती है? अब एक चीज तो क्लियर है कि जब श्वसन की क्रिया होगी तब ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी। अब क्या होगा देखो, श्वसन क्रिया में हमारी कोशिकाओं में निरंतर होते रहती है। श्वसन क्रिया जो कि हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। क्यों है? भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। आपने देखा होगा जब आपको ऊर्जा चाहिए होती है तो आपको किस चीज की जरूरत होती है? भाई आपको भोजन की जरूरत होती है। पर कुछ लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं और उनका जो पेट है वो उतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो आपने देखा होगा ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? उनको ग्लूकोज की बॉटल लगा देते हैं। मतलब ये कि बाहर से जो है एनर्जी और जो आपका भोजन है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो भोजन से प्राप्त हाइड्रोकार्बन टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो कि श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है। तो ग्लूकोज हो गया आपके पास, क्या हो गया भाई? ग्लूकोज हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है ये किसके साथ मिल रहा है? तो ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और क्या बना रहा है? तो ये एक उत्पाद बना रहा है। इस उत्पाद के साथ में ये क्या दे रहा है? ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। बात समझ में आई? तो ये क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? ऊर्जा। क्लियर हो गया? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, चूंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है इसलिए श्वसन को भी क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं आपको लेकर चल रहा हूं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो। तो एकदम इजी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है यहां पर, बिल्कुल आसान था ये, है ना? चलिए, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण हमको लिख। ठीक है, दो या दो से अभिकारक मिलकर एक क्या बनाते हैं? वे उत्पाद बनाते हैं। तो कैसे देखा था? देखो, दो, यहां तो हमने दो लिए हैं, इससे ज्यादा अभिकारक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक ज्यादा रहेंगे, उत्पाद जो है वो आपका सिर्फ एक रहेगा। ऐसा कब होगा? कब होगा? कब होगा? तो ध्यान से देखिए। अब आपने लिखा भाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आपने जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ में, क्या मिला? तो मैग्नीशियम रिबन जो था वो जल गया और आपको मिली एक अभिक्रिया। पर ये संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए हम ऐसे कर देंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग है ये अभिकारक है, ये वाला जो भाग है वो कैसा है भाई? उत्पाद है। तो ये कैसा है स्टूडेंट्स? उत्पाद है। तो हुआ क्या, जो अभिकारक था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? उत्पाद में। अब अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, उत्पाद सिर्फ एक ही प्रकार का रहेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स संयोजन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? तो उत्तर क्या होगा आपका? संयोजन अभिक्रिया। चलो ध्यान से देख लो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया यहां पर दी हुई है, ध्यान से देख लो कि भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और साथ में कैसी है? संयोजन अभिक्रिया भी है। तो इसको आप और क्या कह सकते हो? तो आप कह सकते हो कोयले का दहन। तो स्टूडेंट्स इसको आप और क्या कह सकते हो भाई? तो ये हो गया आपका कोयले का दहन। चलो इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, तो एकदम आसान है, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे बढ़िया बढ़िया से, मजेदार क्वेश्चन है और बढ़िया से जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग के अंदर फिट करेंगे। चलो इसको नोट कर लो। कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं बहुत सारे डाउट्स का जो है एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो डिजाइन करूंगा जिसमें आपके जो डाउट्स होंगे उसके हम जवाब देंगे। ठीक, चलो
अब पूछा गया है भाई, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त की जाती है? तो ऐसी चीजें जिसमें वसा यानी कि तेल है, वसा है यानी कि तेल है, और वो कैसी है भाई? खाद्य सामग्री है। ठीक ये बात तो सही है कि यदि आप खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि खाने पीने की जो चीजें होती हैं जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उनका जो स्वाद होता है और जो गंध होती है भाई वो बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर लेती है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीकरण से क्या होता है? जो उनका केमिकल फॉर्मूला है वो बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। चलिए तो समझ लेते हैं भाई। तो थैली में ऑक्सीजन को हटाकर हम एक अक्रियाशील गैस डाल देते हैं जिसकी क्रियाशीलता काफी कम होती है, उसको नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? उपचयन की संभावना जो है वो कैसी हो जाएगी? कम। अब उपचयन क्या है भाई? तो ऑक्सीकरण। तो उपचयन क्या है स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। तो उपचयन की जो संभावना है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो यदि आप खाद्य पदार्थों को बचाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन से दूर रखिए। बात समझ में आ रही है? जीवन यदि आप खुद को बचाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के पास रखिए, पर यदि आप खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित होने से बचाना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन जो है उसको क्या करें? दूर रखिए। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल वाली बात है। तो ऑक्सीजन यदि दूर रहेगी तो विकृत गंधिता नहीं होने वाली है और आपका जो पदार्थ है वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। क्लियर? तो आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट में बहुत सारी हवा होती है और आपकी जो चिप्स होते हैं वो कम होते हैं और शिकायत भी होती है, सर 20 रुपए का पैकेट खरीदा, इतने से चिप्स मिले और ढेर सारी हवा है उसके अंदर। तो भैया वो हवा नहीं है, वो बेसिकली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। अब ये नाइट्रोजन गैस जो होती है ये क्या करती है? आपका जो चिप्स होगा उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से रोकती है। तो खाद्य सामग्री को ऑक्सीजन से यदि रोकना है तो बीच में डाल दीजिए नाइट्रोजन गैस। बात समझ में आ गई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो विकृत गंधित होने से बचाती है और वही लिखा हुआ है कि थैली जो रहेगी आपकी, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखी हुई पदार्थ का विकृत गंधिता नहीं होती है, जिससे वो संरक्षित रहता है। बात समझ में आ गई? इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। और यदि आप चिप्स खा रहे हो देन यू मस्ट थैंक टू नाइट्रोजन गैस, जिससे चिप्स खराब नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, कुरकुरे भी खराब नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट कर लो, हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना? ध्यान से देखो। कर लिया नोट? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है भाई। तो इसको पढ़िए बढ़िया से। तो स्टूडेंट्स बात क्या हो रही है भाई? वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जो होती है इसके उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं? तो देखिए ऐसी कोई भी चीज जो है, खाने पीने की चीजें हैं या जिसमें वसा है, वो क्या करती है? ऑक्सीकरण के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकरण कर लेती है, मतलब उसका हो जाता है उपचयन। उपचयन होने से क्या होता है? उसका जो स्वाद होता है और गंध होती है वो कैसी हो जाती है? तो वो आपकी बदल जाती है। ये गंध और स्वाद के बदलने की जो प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। और वो कैसे हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं हमारे विकृत गंधित। मतलब आंसर क्या होगा हमारा? वे विकृत गंधित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। बात हो रही है फिर से वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति को धीमी करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय लिखने हैं। अब आप याद करो, खाने पीने की चीजें जो होती हैं, ठीक है, यदि आप उसको खराब होने से बचाना चाहते हैं तो एक तरीका क्या हो गया भाई? एक तरीका तो ये हो गया कि आप तापमान कम कर दें। एक तरीका तो ये हो गया कि तापमान जो है वो क्या कर दिया जाए? तापमान कम कर दिया जाए। तो एक तरीका है कि तापमान कम कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है? कि ऑक्सीजन से दूर रखो। तो स्टूडेंट्स दूसरा तरीका क्या है? कि ऑक्सीजन से क्या रखें? दूर रखें। आप यदि ऑक्सीजन से दूर रखेंगे तो उसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण नहीं होगा और उसमें जो विकृत गंधिता है वो बहुत ही आराम से होगी। बात समझ में आ रही है? तो यही कहा गया है कि वायुरोधी बर्तन में
एकदम एयर टाइट आपका जो है सील बंद डिब्बा जिसे हम कहते हैं, उसमें आप रख दीजिए तेली खाद्य सामग्री। अब क्या होगा, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की जो गति है वो कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगी धीमी धीमी धीमी। तो यदि उपचयन की गति कैसी हो गई भाई, धीमी हो गई, तो उससे क्या होगा कि उससे जो विकृत गंधिता है वो बड़ी धीमे तरीके से होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे, तो आप ऑक्सीजन को हटाकर उसमें क्या डाल दीजिए, ऑक्सीजन हटाइए, नाइट्रोजन डालिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अक्रियाशील गैस होती है, क्रियाशील होती है बट इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो कैसी होती है, काफी कम होती है। तो ऑक्सीजन हटाइए और उसकी जगह क्या डाल दीजिए, नाइट्रोजन डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, अब जब ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो उपचयन की जो संभावना है वो कैसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उपचयन की जो संभावना है वो कैसी हो जाएगी भाई, तो कम हो जाएगी। क्या ये वाली कहानी आपकी समझ में आ गई? पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात? तो मतलब ये सॉरी, आप यदि किसी चीज को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो आप क्या करें, या तो आप उसका तापमान कम कर दें या फिर वहां पर जो भी ऑक्सीजन मौजूद है उसको क्या कर दें, उसको वहां से हटा दें। तो आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम होते हैं और हवा ज्यादा भरी होती है। तो हवा क्यों भरी होती है भाई, यदि आप ऑक्सीजन भरकर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि चिप्स जो है वो टूटेगा फूटेगा तो नहीं, पर क्या कर लेगा, वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और उसका हो जाएगा विकृत गंधिता, यानी कि उसकी जो स्वाद है और गंध है उसमें आ जाएगा परिवर्तन। बात समझ में आ गई? इसीलिए क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन को वहां से हटा दिया जाता है और डाल दिया जाता है नाइट्रोजन को। मतलब नाइट्रोजन गैस के कारण वहां पर विकृत गंधिता नहीं होती है और आपके जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, वो खराब होने से बच जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया वाली बात है, नोट कर लो और अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया अभी, है ना। अब पूछा गया है ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो लिख लेंगे बिल्कुल एक ऐसी अभिक्रिया हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। देखो HCl की मैंने अभिक्रिया कराई NaOH के साथ में, तो मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला H2O यानी कि जल, और साथ में क्या मिला भाई, NaCl मिला। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो आपका HCl था ये क्या था, ये था आपका अम्ल। ये कौन सी चीज थी, तो ये था आपका अम्ल। किसके साथ मिलाया, क्षार के साथ मिलाया, तो कौन सी चीज मिली, तो आपको जल मिला और साथ में क्या मिला भाई, लवण मिला। जल मिला और साथ में कौन सी चीज मिली, तो लवण मिला। क्या ये कहानी आपके समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? पक्का पक्का। मतलब ये कि जब आप अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे तो आपको मिला जल और लवण। पर इसमें हुआ क्या, इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। कैसे हुआ, ध्यान से देखो। HCl क्या होगा भाई, आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन का आयन होगा, सोडियम, और ये NaOH क्या होगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो हुआ क्या कि यहां से हाइड्रोजन का आयन निकला और किससे जुड़ गया, किससे जुड़ गया, किससे जुड़ गया, तो हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़कर H2O बना लिया। कुछ इसी तरीके से यहां से क्लोरीन का आयन निकला और सोडियम के आयन के साथ जुड़कर क्या बना लिया भाई, NaCl बना लिया। तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, विस्थापन तो हुआ, पर कितनी बार हुआ, 2 बार विस्थापन। 2 बार क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो 2 बार हुआ विस्थापन। इसीलिए हम इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये हो गई आपकी उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हो, कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इजी या मुश्किल? चलो बढ़िया से कर लेंगे इसको भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। हमने वन शॉट वीडियो में, रिवीजन वीडियो में सब कुछ बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। अब जल्दी जल्दी हम लगा लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, यदि आपने इसे नोट कर लिया है तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया किसे कही जाती है। चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखो लिखा होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और क्या कर रहे हैं भाई, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो होता क्या है, देखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ तत्व और यौगिक मिलकर कुछ नए तत्व और यौगिक का निर्माण करते हैं, जो कि आपके ऊर्जा के और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर, जिन पर ऊर्जा और संरक्षण और द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है वो लागू होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ लिखा है इसके बारे में, तो देख लेते हैं।
ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे दूध से दही का बनना या फिर लोहे पर जंग लगना। पर इतनी जो परिभाषा है ये ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ठीक है, दीर्घ में आ गया तो कैसे करोगे? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को ध्यान से देखिएगा। इसमें अरे ये वाली बात, ठीक। तो इसमें एक तरफ अभिकारक होते हैं भाई, तो इसमें अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहते हो? निर्माण करते हैं। और इसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है वो भी लागू होता है। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये उसकी पूरी परिभाषा हो गई। हम क्या करेंगे, तो हम बहुत सारी अभिक्रियाएं देख लेंगे। ध्यान से देखो, Fe के रिएक्शन कराई CuSO4 के साथ में। तो Fe क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है तो उसने क्या किया भाई, कॉपर को अलग कर दिया वहां से और उसने बना लिया FeSO4 और साथ में क्या मिली आपको, Cu मिली। कुछ इसी तरीके से और अभिक्रिया हम देख लेते हैं। ध्यान से देखो, अब ये HCl का जलीय विलयन था, आपने इसका विघटन किया तो आपको क्या मिल गया भाई, H+ मिल गया और Cl- मिल गया। कुछ इसी तरीके से हम एक अभिक्रिया और देख लेते हैं। CaCO3 जो था, इसका विघटन यानी कि वियोजन किया तो हमें मिला CaO और साथ में कौन सी चीज मिली भाई, CO2 मिल गया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि भाई एक तरफ आपके अभिकारक हैं, एक तरफ आपके उत्पाद हैं। अभिकारकों में परस्पर यहां पर अभिक्रिया हुई और आपको एक उत्पाद मिला जो कि अलग है किससे, अभिकारक से। कुछ इसी तरीके से यहां पर आपका एक अभिकारक टूट गया आयनों में, यहां पर आपका एक अभिकारक टूट गया दो और यौगिकों में। बात समझ में आ गई? तो कहानी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। जैसे देखो, अब दूध से यदि दही एक बार बन गया है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई, दूध के गुण अलग हैं, दही के गुण अलग हैं। इसी तरीके से लोहे पे यदि एक बार जंग लग गया तो उससे क्या हुआ कि आपका जो लोहा है वो कमजोर हो गया, उसका रंग बदल गया, कठोरता बदल गई, दृढ़ता बदल गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इससे आता है स्थायी परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया से क्या आता है स्टूडेंट्स, तो इससे आता है स्थायी परिवर्तन। क्या कहते हो, बात समझ में आई? तो इससे क्या आता है, तो इससे आता है स्थायी परिवर्तन। इजी या मुश्किल, भयंकर आसान, तो इससे आता है आपका स्थायी परिवर्तन। चलो 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 चलो, इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, क्या कहते हो, एकदम आसान है, पक्का जी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करेंगे और हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया देख ली थी, अब पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहां पर आपने देखा होगा, अब ये रासायनिक समीकरण है, पर सवाल पैदा होता है कि जो रासायनिक समीकरण है क्या यह संतुलित है या फिर नहीं है। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं भाई, ध्यान से देखो। जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और ये जो आपके रासायनिक समीकरण होते हैं स्टूडेंट्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। आपने ऐसे ही सामान्य सूत्र लिख दिया तो आप इसको बोलेंगे असंतुलित, आपने सिर्फ लिख दिया, बात समझ में आ रही है, तो आप इसको बोलेंगे असंतुलित। पर यदि आपने इसको क्या किया, आपने ये देखा कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ यदि आपके सभी परमाणुओं की संख्या एक समान है तो आप उसे क्या बोलेंगे, तो आप उसे बोलेंगे संतुलित। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हो गए स्टूडेंट्स, दो प्रकार के हो गए। कौन से, संतुलित और असंतुलित। जैसे ध्यान से देखो, एक उदाहरण तो यहां दिया हुआ है, हम इसका क्या करेंगे भाई, हम इसका लेंगे संतुलित भाग।
तो 2H2 के साथ हमने जब O2 मिलाया तो हमें मिला 2H2O। बात समझ में आ गई? तो ये कैसा भाग था भाई? तो ये था आपका नीचे वाला संतुलित, ऊपर वाला असंतुलित। एक उदाहरण और देखेंगे, इतनी जल्दी तो मानने वाले हम नहीं है, तैयारी हमको पूरी करनी है। चलिए, तो एक तरफ है संतुलित और एक तरफ है असंतुलित। एक तरफ है संतुलित और एक तरफ क्या है आपका असंतुलित। अब ये क्या है कहानी, ध्यान से देखो। तो संतुलित अभिक्रिया कैसी होगी, उसके लिए पहले हम एक असंतुलित अभिक्रिया लिख लेते हैं। चलो, Mg की रिएक्शन किससे कराई? O2 से। मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने किससे कराई भाई? ऑक्सीजन से। क्या मिला? तो आपको MgO मिला। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई ऑक्सीजन यहां पर 2 है, मैग्नीशियम 1 है, वहां मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। मतलब ये कि दोनों ही तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या तो सेम है, बट ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे 2Mg। रुको, थोड़ा और माहौल बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हम लिखेंगे 2Mg O2 और हमें क्या मिलेगा? 2MgO। तो अब ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित है, पहले ये कैसी थी स्टूडेंट्स? असंतुलित थी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत और सूत्रों के माध्यम से जब लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, बात समझ में आ गई? और समीकरण आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, संतुलित और असंतुलित। इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो। मैं आप लोगों को करवा रहा हूं नया वाला सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ध्यान से देखिएगा। नोट कर लिया? चलो, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं तो देख लेते हैं एक बार। कितने भाग होते हैं भाई? 2 भाग होते हैं। एक तरफ अभिकारक होता है और एक तरफ उत्पाद होता है। यहां पर भी आपको वही चीज मिल रही होगी भाई, एक तरफ अभिकारक होता है, एक तरफ उत्पाद होता है। ठीक है, तो 2 भाग होते हैं रासायनिक समीकरण के। बात समझ में आ गई? तो यहां चलते हैं। तो रासायनिक समीकरण के कितने भाग होंगे स्टूडेंट्स? तो 2 भाग होंगे। एक अभिकारक होगा। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो होता है वो अभिकारक है। अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? उत्पाद कहलाता है। जैसे ये देखो, ये अभिकारक था, ये उत्पाद था। बात समझ में आ गई? तो एक तरफ अभिकारक है और एक तरफ क्या है आपका? उत्पाद। तो समीकरण के किस तरफ होगा भाई? तो समीकरण के बाईं ओर क्या होगा? अभिकारक होगा और दाएं ओर क्या होगा? उत्पाद होगा। कहानी समझ में आ रही है? एकदम आसान सी कहानी है। चलिए, तो इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना? क्या कहते हो? अब पूछा गया है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका कहानी यह है कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है यदि वो समान नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। आप यदि अभिकारक पे देखेंगे स्टूडेंट्स तो अभिकारक पे मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। पर आप यदि उत्पाद में देखेंगे तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कैसा है? वो भी 1 है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे। क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे ताकि दोनों ही तरफ जो परमाणुओं की संख्या वो कैसी हो जाए? एक समान हो जाए। जब आपने गुणा नहीं किया था 2 से तो आपको ये दिख रहा था। तो अभिकारक में मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहां पर 1, यहां पर 1। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका असंतुलित समीकरण। बात समझ में आ गई? चलो, असंतुलित समीकरण जो होगा वो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम उस पर लागू नहीं होता है। इसको भी आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, क्या कहते हो? कहानी एकदम सिंपल है। क्या क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं? यदि फिर भी आपको कोई डाउट है आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। पूछ रहे हैं यौगिक किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है कि जो यौगिक है इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखो, आप केमिस्ट्री की किताब में जितनी भी चीजें सूत्र के रूप में लिखी हुई देखते हैं उसमें 90% चीजें क्या हैं? यौगिक है। मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं।
कौन से हो सकते हैं? ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब ये कि मैं जब भी बात करूंगा किसी अम्ल की, जल की, क्षार की, नमक की, नमक को क्या कहते हैं भाई? तो हम इसे कहते हैं लवण, और यही क्या होता है आपका? सोडा होता है। तो अलग अलग प्रकार के तत्वों को यदि हम एक निश्चित अनुपात में जोड़कर रखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसको क्या कहते हैं भाई? हम उसे कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यौगिक क्या होगा? अलग अलग प्रकार के परमाणु जिनकी कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, वो कहलाएगा आपका यौगिक। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन भी क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि पेट्रोल से लेकर डीजल तक और वायु से लेकर, वायु मतलब मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन की, है ना, वायु के जो नहीं, वायु मिश्रण है, सॉरी वायु में नहीं आएगा, वायु नहीं आएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तक सारी चीजें क्या हैं? ये हैं आपके यौगिक। यौगिक मतलब केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? और यौगिक की जो एक इकाई होती है ना, यौगिक की एक इकाई क्या होती है? तो उसको भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं, परिभाषा में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसे जोड़ेंगे, देखो, यौगिक की एक इकाई, यौगिक की जो एक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसको हम कहते हैं अणु। यौगिक की एक इकाई को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे आपने ध्यान से देखा होगा, मैं एक हाइड्रोकार्बन यहां पर ले लेता हूं, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा भाई CH4 है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? CH4 की बात कर रहा हूं। CH4 क्या है? यदि एक है तो आप उसको क्या बोलोगे भाई? वो एक अणु है, किसका? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ CH4 का, जिसको आप मीथेन भी कहते हो। इसको आप मीथेन भी तो कहते हो, क्या कहते हो? इसको मीथेन कहते हो, नहीं कहते हो? तो ये हो गया आपका मीथेन, मीथेन का एक अणु हो गया। तो देखिए मीथेन का ये क्या है? एक अणु है स्टूडेंट्स, ये मीथेन का क्या है? एक अणु है। ये मीथेन का एक अणु है। पर जब ऐसे वाले मीथेन के बहुत सारे अणु आपस में मिल जाएंगे तो वो यौगिक क्या बनेगा? मीथेन ही रहेगा। फिर उसको आप क्या कहोगे? यौगिक कहोगे। एक इकाई यदि है तो अणु कहोगे, ढेर सारी इकाई यदि है उसकी तो आप उसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहानी बड़ी ही सिंपल है। चलिए, तो यौगिक की एक इकाई जो रहती है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ये कहलाती है आपका अणु। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, ध्यान से देखना। कर लिया? क्या आपको यौगिक समझ में आ गया? कोई परेशानी वाली बात यदि है आप उसे प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा गया भाई ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो अभी बताया गया था कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका ऊष्माशोषी है और दूसरा जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? तो ध्यान से देखो, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। और ये क्या होगा? तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। कहानी समझ में आई? जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है वो क्या होगी? ऊष्माक्षेपी। जिसमें आपकी ऊष्मा अवशोषित होती है वो क्या होगी? ऊष्माशोषी। क्लियर? उदाहरण देंगे, बिना उदाहरण के कुछ समझ में आने वाला या मजा आने वाला नहीं है। तो उदाहरण क्या लिया भाई? मुझे CaCO3 को तोड़ना है या मुझे NaCl को तोड़ना है। अरे ध्यान से देखो, तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? NaCl को तोड़ना है उसके आयन के रूप में। तो Na+ और Cl-। अब अपने आप तो टूटेगा नहीं, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यहां पर है आपका Na+ और ये मिल रहा है Cl- के साथ में, और आपको जो चीज मिल रही है वो मिल रहा है NaCl। अब ध्यान से देखना क्या हुआ। इससे तोड़ने के लिए, NaCl को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी।
तो यहां से हमने जो है ऊष्मा दी, ऊष्मा दी यहां से, तो ऊष्मा देने से क्या हुआ, तभी ये टूटा ना, अपने आप क्यों टूटेगा भाई। NaCl जो है आपका सोडियम क्लोराइड है, वो कैसा होता है भाई, स्थिर अणु होता है, उसका अपने आप टूटने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। तो क्या करोगे आप ऊष्मा दोगे। जैसे ही आपने ऊष्मा दी, ये बन गई ऊष्मा का अवशोषण करने वाली अभिक्रिया, जिसको आप बोल रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वहां पर क्या हुआ, जब ये अभिक्रिया हुई तो साथ में निकली थोड़ी सी ऊष्मा, और ये जो ऊष्मा निकली, इससे ही हमने बोला कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो स्टूडेंट्स ये कैसी अभिक्रिया है, तो बेटा ये है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बात समझ में आई। तो देखिए एक ही अभिक्रिया में या एक ही प्रकार के आयन जो है और एक यौगिक के माध्यम से आपने ये समझ लिया कि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है वो जस्ट ऑपोजिट होती है किसके, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी कहानी थी, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा देनी है, उदाहरण देना है। हमने दे दिया था, हम थोड़ा सा डीप में और दे देते हैं। बात समझ में आ गई, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, इस प्रश्न को, इस उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स आपने लिख लिया, ठीक है। अब कैसी अभिक्रिया है भाई, तो जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। देखिए क्या होता है, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बिना ऊष्मा के या ऊर्जा के जो है वो क्या होती है, वो अब स्टार्ट नहीं हो पाती है। कैसे, ध्यान से देखो। तो क्या है, देखिए अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो जिन्हें शुरू होने के लिए कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें शुरू होने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। किसके लिए होती है भाई, ऊर्जा की जरूरत होती है। और कौन सी ऊर्जा जरूरी होती है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि हो गई आपकी विद्युत हो सकती है, आपने जल का विद्युत अपघटन सुना होगा, तो विद्युत हो सकती है। अच्छा, और क्या हो सकता है भाई, तो और हो सकती है ऊष्मा हो सकती है, और क्या हो सकता है, तो प्रकाश हो सकता है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बिना प्रकाश के नहीं हो सकती हैं, जैसे कि पौधों का भोजन बनाना। आपने देखा होगा जब कई दिनों तक बादल रहते हैं बारिश के समय पे और सही तरीके से धूप नहीं मिल पाती है, तो जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कौन सी चीज जरूरी है भाई, प्रकाश है। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसके लिए विद्युत जरूरी है, बहुत सारी ऐसी हैं जिसके लिए ऊष्मा जरूरी है, बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया हैं जिसके लिए प्रकाश जरूरी है। जैसे अच्छे रिजल्ट के लिए मैग्नेट बेंजीन भी जरूरी है। कहानी समझ में आ गई। तो सिंपल सी स्टोरी है कि बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना ऊष्मा के नहीं हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो बिना विद्युत के नहीं हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बिना प्रकाश के नहीं हो सकती है। तो जो अभिक्रियाएं बिना ऊष्मा के शुरू नहीं हो सकती है उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लिखा हुआ है। तो इसमें ऊष्मा का क्या होगा भाई, अवशोषण होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। अब जैसे ये देखो, नाइट्रोजन का कहना है कि मैं जो हूं रिएक्शन करूंगा ही नहीं ऑक्सीजन के साथ में। क्यों नहीं करूंगा भाई, क्योंकि वो जो है अक्रियाशील गैस है। बात समझ में आ रही, नाइट्रोजन जो है उसकी क्रियाशीलता बड़ी कम होती है। नाइट्रोजन का कहना है हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो हम भी कम नहीं है। हमने क्या किया, हमने जो है उस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है उसमें ऊष्मा डाल दी। तो ऊष्मा डालने से क्या हुआ कि ये जो आपकी N2 धन जो 2O2 थी, इसने मिलकर क्या बना लिया, 2NO2 बना लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि अपने आप ये रिएक्शन नहीं होने वाली। हालांकि ये समीकरण लिखा हुआ है, सिर्फ उसका जो संतुलित समीकरण है वो ये है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? सिंपल सी बात है यहां पर कि ये अभिक्रिया अपने आप नहीं होने वाली थी, तो इसको हमने क्या किया भाई, बाहर से ऊष्मा दी। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण किया। ऊष्मा के अवशोषण करने से उनके जो परमाणु हैं अब वो आपस में कनेक्ट हुए और उन्होंने निर्माण किया NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। कहानी समझ में आ गई। तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो बिना ऊष्मा दिए नहीं हो सकती। तो ऊर्जा देखो, ये विद्युत और जो प्रकाश दे रहे हैं आप वो ऊष्मा शोषी नहीं है,
वो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो अपने आप नहीं होती, तो वो एक अलग कहानी है, उसको अभी हम एक तरफ रखेंगे। बट आप ये ध्यान रखें कि कुछ अभिक्रियाएं बिना ऊष्मा के शुरू नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? और ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो, मैं आपको लेकर चल रहा हूं इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना? ध्यान से देखो। ओहो, यदि अब आपने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, वही बराबरी की बात होनी चाहिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, जैसे ध्यान से देखो, हुआ क्या भाई? तो आपका जो कार्बन है वो मिला ऑक्सीजन के साथ में और उसने बनाया CO2। तो ये कार्बन क्या है भाई? ये तो कोयला है। तो कोयला, अब जो कोयला है वो किसके साथ मिला? ऑक्सीजन के साथ मिला और उसने क्या बनाया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाई और क्या मिला? ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड मिला। कहानी समझ में आई? तो क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो ये जब अभिक्रिया हुई तो साथ में क्या हुआ? साथ में निकली बहुत सारी ऊष्मा। साथ में क्या निकली स्टूडेंट्स? बहुत सारी ऊष्मा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अब देखो ध्यान से, तो ऐसी अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा बाहर निकलती है उस अभिक्रिया क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हो गया? तो जितना भी ईंधन होता है, जितने भी ईंधन होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। क्लियर हो गया? तो इसको भी हम बढ़िया तरीके से जो है देख लेते हैं। देखो कुछ और उदाहरण इसके देख लेते हैं। चलो, तो कौन सी चीजें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं? तो कोई भी ईंधन जो है वो क्या करेगा? कोई भी ईंधन जो है, ईंधन कोई भी ईंधन जो है वो हमेशा निर्माण करेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। दूसरी बात यह है कि जब भी आप क्या करोगे भाई? किसी चीज को जलाओगे, यानी ईंधन वाली बात आ गई। जब भी आप अम्ल में जल डालेंगे, किसी प्रबल अम्ल में जब भी आप जल डालेंगे तो उससे भी क्या निकलेगी? ऊष्मा बाहर निकलेगी। कुछ इसी तरीके से बहुत सारे सोडा होता है। सोडा में जब आप क्या डालेंगे स्टूडेंट्स? आप जब जल डालेंगे बेटा तो उसमें भी क्या निकलेगी? ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेगी। तो ईंधन कौन से हो गए देख लो। तो पेट्रोल हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? LPG गैस हो सकती है, कोयला हो सकता है ना? और क्या हो सकता है भाई? तो लकड़ी हो सकती है। कहानी समझ में आई क्या? अम्ल में जब आप जल डालेंगे तो भी ऊष्मा बाहर निकलती है, सोडा में आपने जल डाला तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। एक एक्सपेरिमेंट करना आज, ठीक है? कपड़े धोने वाला जो सोडा है, डिटर्जेंट पाउडर, उसको इस हाथ में लेना, पानी डालना, मुट्ठी से बंद कर लेना। आपको पता चलेगा कि आपको जो पता चलेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, मैं नहीं बता रहा, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर जो होता है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है उसकी हमने परिभाषा दे दी, उदाहरण दे दिया, सब कुछ दे दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब ये क्या हो रहा है भाई? कोई चीज संयोजन हो रहा है, आपस में मिलना, यही होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो देख लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। हमने कहा H2 और Cl2 को मिलाते हैं आपस में, हमें क्या मिला भाई? 2HCl मिला। कुछ इसी तरीके से सॉरी, हमने Na+ और Cl- को मिलाया, हमें कौन सी चीज मिली? हमें NaCl मिला। तो क्या हुआ? आप ध्यान से देखिएगा, दो अभिकारक हैं और एक प्रकार का उत्पाद है। दो अभिकारक हैं और एक प्रकार का क्या है? ये देखो, एक और यहां पर दी हुई है। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक होते हैं और सिर्फ एक उत्पाद होता है या एक प्रकार का उत्पाद होता है, एक नहीं। जैसे यहां दो बने, दोनों ही HCl बने, तो एक प्रकार का यदि उत्पाद होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। लिखा हुआ है वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। बात समझ में आ गई? इस अभिक्रिया में, अच्छा ये उदाहरण दिया हुआ है, उसको उन्होंने फिर समझाया हुआ है। तो कहानी समझ में आ गई? तो बड़ा ही आसान है संयोजन अभिक्रिया को समझना। सामान्यतः आपकी जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं भाई? सामान्यतः, हमेशा नहीं,
90% समय, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया चीज बता रहा हूं, दिमाग के अंदर फिट करिएगा। 90% समय संयोजन अभिक्रिया जो होती है, संयोजन अभिक्रिया जो होती है, संयोजन अभिक्रिया जो होती है स्टूडेंट्स, कैसी होती है, कैसी होती है, कैसी होती है, तो बताते हैं कैसी होती है। तो ये होती है ऊष्माक्षेपी। मतलब ये कि जब कभी भी संयोजन अभिक्रिया होगी तो ये प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बहुत ज्यादा है कि क्या बाहर निकलेगी भाई, तो उसमें से बाहर निकलेगी आपकी ऊष्मा बाहर निकलेगी। बात समझ में आ गई? तो संयोजन अभिक्रियाएं बहुत सारी अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो संयोजन होती हैं, कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। वियोजन कैसी होती होंगी? तो ऊष्माशोषी होती होंगी, क्योंकि ऐसे वियोजित नहीं कर सकते आप यदि किसी यौगिक को तोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऊष्मा या कोई ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, कहानी बड़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर इसी तरीके से अपनी जो परीक्षा है उसकी तैयारी आप लोगों को करनी है स्टूडेंट्स। चलो, नोट कर लिया होगा तो मैं लेकर चलता हूं आपको अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि उपचयन और अपचयन में अंतर क्या होगा। बात समझ में आई? तो कोई बात नहीं, ये रहा अंतर। ये लो खेल शुरू होता है, ये हो गया उपचयन, इसको कहा ऑक्सीकरण, उपचयन को कहा ऑक्सीकरण, और अपचयन जो है आपका वो क्या होगा? तो अपचयन होगा स्टूडेंट्स अवकरण। बात समझ में आ रही है? तो अपचयन क्या होगा आपका? अवकरण होगा। बात समझ में आ गई? अब कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इन चीजों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एट अ ग्लांस में बताया था। तो भाई अब उपचयन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीजन का जोड़ना, या तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, या तो आपका इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, कुछ इसी तरीके से हाँ, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यहां पर क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। आपने क्या देखा था? जैसे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत होती हैं, कुछ इसी तरीके से उपचयन और अपचयन या फिर ऑक्सीकरण या अवकरण एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑपोजिट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा ऑक्सीजन का जुड़ना? तो यहां पर ऑक्सीजन बाहर, कुछ इसी तरीके से हाइड्रोजन अंदर। क्या कहते हो? कहानी समझ में आई? कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अंदर, या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, 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 जुड़ना। कैसे समझेंगे? तो ये रहा आपके सामने सोडियम, और इसने क्या किया? अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दान कर दिया। अब बेचारा भटकता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ा, किसके पास गया? तो वो गया क्लोरीन के पास। ये लो, और जैसे वो आपके क्लोरीन के पास पहुंचा पहुंचा पहुंचा, क्लोरीन जो है उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, और क्लोरीन जो है वो बन गया Cl नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन को भी अपना अष्टक पूरा करना था, सोडियम को भी अपना अष्टक पूरा करना था। इसके पीछे का जो कहानी है, बैकग्राउंड जो स्टोरी है इस अभिक्रिया की, इसको मैंने बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वीडियो में, टॉपिक वाइज वीडियोस में, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो हुआ क्या? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि अपचयन, यानी कि उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ रहा है, यानी कि क्या हो गया भाई? अवकरण, यानी कि अपचयन हो गया। स्टूडेंट्स, क्या ये कहानी आपको क्लियर है? यदि ये कहानी आपको क्लियर है तो मैं आपको लेकर चलता हूं इसके बाद वाले सवाल में। अच्छा, हमने परिभाषा नहीं देखी, देख लेते हैं। चलो, उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रियाएं हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यह सिर्फ एक परिभाषा थी, यहां पर उसकी और भी परिभाषाएं दी हुई हैं। अब बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, हो गया? क्या कहते हो? अगला सवाल देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। अगले सवाल में पूछा गया, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है एक्स। ठीक है, ये एक्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है स्टूडेंट्स। मैथ्स में भयंकर एक्स पढ़ा, एक संख्या एक्स है, मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स है, फिर यहां पर भी मान लेते हैं कि वो तत्व कैसा है? आपका एक्स है। तो चलो इससे पीछा छुड़ाते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसको एक्स कह रहे हैं, ये वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है।
भूरी चीज को यदि गर्म करोगे तो वो काले रंग की तो हो ही जाएगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, इस तत्व का और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है भाई। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण भी लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये तत्व कौन सा है? कॉपर है। कॉपर क्या होता है? कॉपर क्या होता है? तो कॉपर Cu होता है, जिसको आप तांबा भी कहते हो। बात समझ में आ गई? तो तत्व कौन सा था आपका? तत्व था आपका Cu, यानी कि तांबा, यानी कि कॉपर। तो X कैसा है? कॉपर है। और काले रंग का यौगिक कब बन रहा है भाई? जब वो वायु की उपस्थिति में। अच्छा, एक और चीज, यहां पर वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यहां पर वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर? तो उसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये देखो, तो उसने रिएक्शन की, तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, क्या दिया गया? ऊष्मा दी गई और आपको जो है CuO मिला। क्या ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ये मेरे सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि हाँ सर ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। थोड़ी सी हो जाए अभी बातें आपस में, कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा दिया, आंसर रट लिया, आगे बढ़ गए, ये सब नहीं होता स्टूडेंट्स। विज्ञान में आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। आप अपने टीचर्स के साथ में, आप हमारे साथ में, आप अपने क्लासमेट्स के साथ में जितना कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे वो चीज उतने अच्छे तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से देख लो। तो कहानी सिंपल है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, उसकी हमने खोज कर ली है और वो था हमारा तांबा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्या कहते हो? तो आगे बढ़ा गया, अगला सवाल देखा गया और पूछा गया कि संक्षारण क्या है भाई, और धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधि का नाम बताना है। बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए, जो धातुएं होती है उनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। वायु, जलवाष्प, अम्ल और क्षार की यदि उपस्थिति है वातावरण में तो अपने आप क्या होने लगता है? उनके ऊपर एक परत का निर्माण होने लगता है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। अब ये जो परत का निर्माण होना है किसी भी धातु की सतह पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। मतलब वो क्षरण होने लगता है, वो कमजोर होने लगती है और उसका जो रंग है और आकार है वो बदलने लगता है। ठीक है, आकार में बहुत परिवर्तन नहीं आता है स्टूडेंट्स, पर रंग में परिवर्तन आता है। कैसे आता है भाई? तो आपने देखा होगा, लोहा जो रहता है उसमें जंग लग जाता है। जब जंग लग जाता है तो लोहे के ऊपर एक लाल टाइप का, लाल प्रकार का भूरा जो है ऐसी परत आ जाती है, फफोले जैसे आ जाते हैं एकदम छोटे छोटे। तो वो क्या हुआ? लोहे में जंग लगा, यानी कि लोहा क्या हो गया? संक्षारित हो गया। कुछ इसी तरीके से आपने कॉपर यानी कि तांबे के बर्तनों में देखा होगा कि हरे प्रकार की जो परत आ जाती है। कुछ ऐसे ही आपका जो चांदी होती है उसके ऊपर कालापन आ जाता है। सोने के ऊपर कुछ नहीं होता ऐसा, चांदी के ऊपर कालापन आ जाता है। तो ये सब क्या है? संक्षारण है। बात समझ में आई? कैसे बचेंगे संक्षारण से या धातु को कैसे बचाएंगे वो भी देखेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो, खुली वायु या नम वायु में जल, अम्ल, क्षार के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो क्या होता है भाई? इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेती है जिसे हम कहते हैं संक्षारित परत। जिससे धातु क्या होने लगती है? क्षय होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है। इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। कैसे बचाएंगे? तो जस्तीकरण करके। अब ये जस्तीकरण क्या है? तो आपने देखा होगा इसका नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपका गैल्वेनाइजेशन। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका गैल्वेनाइजेशन। तो आपने सुना होगा जीआई तार के बारे में, जीआई वायर के बारे में, जिससे हम बहुत सारी चीजों को बांधने का काम करते हैं। तो ये जो जीआई तार है इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब ये गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है? तो आपके लोहे का तार हो गया, उसके ऊपर आपने जस्ते की क्या चढ़ा दी? परत। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। बात समझ में आई? अच्छा, एक और क्या? तो सबसे आसान तरीका क्या है? आप पेंट कर दीजिए। तो आपने देखा होगा, आप अपने घरों के जो आपका गेट होता है उस पर, दरवाजों पर, खिड़कियों पर, जहां भी लोहे की चीजें हैं उस पर आप क्या करते हैं? पेंट करते हैं, जिससे उस चीज का आप संक्षारण कम कर सके। कुछ ऐसे ही आपने देखा होगा तेल या ग्रीस लगाकर। सीधी बात यह है कि आप यदि इस सतह को वायु के संपर्क से दूर रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस धातु और वायु के बीच में, इन सारी चीजों के बीच में एक और परत लेकर आनी पड़ेगी जो वायु को और इन धातुओं को दूर रख सके। तो वो जस्तीकरण से भी हो सकती है, पेंट से भी हो सकती है और तेल या ग्रीस से भी हो सकती है।
कहानी समझ में आ गई, नोट किया जाए। हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। देखो, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, देखो 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 देखो, यहां पर लिखा है Mg की आपने अभिक्रिया कराई O2 के साथ में, क्या मिला आपको, मिला MgO। पर आप ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन की जो क्या है संख्या है भाई, वो एक समान नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि जो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है वो यहां पर लागू नहीं हुआ। पर रूल ये कहता है बच्चों केमिस्ट्री का कि यदि कोई भी प्रक्रिया हो रही है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, तो वहां पर द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हमेशा लागू होगा 101%। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के हिसाब से दोनों ही तरफ कुल द्रव्यमान और कुल परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे। इसीलिए आप द्रव्यमान का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यदि आप लागू करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, संतुलित। और चीजें बैलेंस्ड होना या संतुलित होना बहुत जरूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो वही लिखा हुआ है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए क्या किया गया, रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित किया गया। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो। अब क्या कहना चाहते हैं कवि, ये देखते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है भाई, सीधी सी बात है, मैग्नीशियम रिबन जो रहेगी वो वातावरण में बहुत देर तक यदि रहेगी तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल लग जाएंगे, बहुत सारे धूल मिट्टी के कण लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन के साथ सही तरीके से संपर्क में नहीं आ पाएगी और अच्छे से उसका दहन नहीं हो पाएगा। यही तो रिएक्शन अभी देखी थी हमने, देखो ये देखो, यही तो रिएक्शन है। बात समझ में आई। तो भाई मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैग्नीशियम के सतह के ऊपर जो भी धूल के कण थे, मिट्टी के कण थे या जो भी चीजें थी, जो भी परत थी, गंदगी थी, उसको हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। बात समझ में आई। तो ध्यान से देख लो लिखा हुआ है भाई, मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर सतह से धूल कण हट जाए, जिससे इसकी सतह पर प्रत्यक्ष रूप से वायु का संपर्क आए और वो और मैग्नीशियम का रिबन ठीक तरीके से क्या हो, ठीक तरीके से जल जाए। कैसा हो जाए, ठीक तरीके से जल जाए। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये कहानी भी खत्म हुई, हम इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। ध्यान से देखो उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है भाई, याद करो, तो वो कहलाता है आपका अवकरण, और क्या कह सकते हो, अपचयन भी कह सकते हो। ऑक्सीजन बाहर है और इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रिडक्शन। इंग्लिश में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रिडक्शन। तो अवकरण हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब तापीय वियोजन क्या है इसको समझते हैं। वियोजन क्या है, तो एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक एक से ज्यादा पदार्थों में टूट जाता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो आप यदि इस वाली अभिक्रिया को देखते हैं CaCO3 और आपको मिल रहा है CaO और साथ में क्या मिल रहा है CO2, तो ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, क्या कहते हो कैसे किया होगा, तो भाई यहां पर लगाई होगी एक मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है उसने क्या किया, ऊष्मा दी, तो ऊष्मा दी मतलब इसका ताप बढ़ा। ठीक है, तो ऊष्मा के कारण यदि वियोजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तापीय। अच्छा, क्वेश्चन के ऊपर आ गया, रुको। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तापीय वियोजन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात। लिखा हुआ है ऐसी अभिक्रिया जिसे गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं तापीय वियोजन। लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, उदाहरण मैंने यही ले लिया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मिला कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है भाई, चूना है। चूना लगाने वाला नहीं, खाने वाला और पुताई करने वाला। बात समझ में आ रही है, चूना। और क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी कहानी थी आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
और हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, टॉपिक वाइज वीडियोस हो गए, वन शॉट रिवीजन हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो गए, सबकी जो है बढ़िया तरीके से वीडियो बनाई हुई है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं फिर आपको बताता हूं कि ऐसी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या है। तो आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, गूगल पे जाइए बढ़िया से और आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स सर्च कर लीजिए। जैसे आप वहां पर जाएंगे आपको अलग अलग चैनल्स मिलेंगे जो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? आप यदि हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं आप यहां पर बढ़िया तरीके से क्लिक कर लीजिए और आप देखेंगे कि भाई कक्षा 10वीं में आपके सामने सारे के सारे हमारे जो धुरंधर शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, वो उपलब्ध हैं। बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। आपको एक छोटा सा क्लिक करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी भी प्रकार का पैकेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं आपको इसके बाद वाले चैप्टर की स्टडी करनी है, क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने होगा कुछ इस तरीके से उस पूरे चैप्टर का विवरण, जिसमें होंगे कॉन्सेप्ट वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के जो स्पेशल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। आप कुछ मत कीजिए, आप एक छोटा सा क्लिक कीजिए, फुल कोर्स आपके सामने होगा। कैसे होगा? तो इस तरीके से होगा, ध्यान से देख लो, ये देखो ऐसे होगा। विषय सूची के साथ बढ़िया अपना सिलेबस हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स कहानी कुछ ऐसी है कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी विषय में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी परेशानी है तो उसका क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको निःशुल्क निराकरण मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ रसायन विज्ञान के अगली दुनिया में। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।